हिमाचल के इस किले में हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी लूट। सोने के 7 लाख सिक्के, 28 टन सोने और चांदी के बर्तन, 8 टन के हीरे मोती और रत्न लूटे गए थे। और साथ में लूटी गई थी 30 गज की लंबाई और 15 गज चौड़ाई वाली शुद्ध चांदी की छत। साथ में ठोस सोने और चांदी के 8 खंभों को भी उखाड़ ले गए थे तुर्की के आक्रांता। कहानी है भारत के सबसे पुराने किलों में से एक कांगड़ा किले, जो न सिर्फ हिमाचल का गौरव रहा बल्कि सदियों तक उत्तर भारत की आस्था, संपन्नता और राजनीतिक ताकत का भी केंद्र रहा। कि वही किला है जिसने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी लूट देखी, एक ऐसी लूट जिसने न सिर्फ खजाने को उजाड़ा बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा को भी झकझोर दिया। कांगड़ा किला कटोच राजवंश का गढ़, जिसे कभी नगरकोट भी कहा जाता था। ये राजवंश भारत के सबसे पुराने जीवित राजवंशों में गिना जाता है, जिसका इतिहास 3री सदी ईसा पूर्व तक जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में ये क्षेत्र त्रिगर्त राज्य कहलाता था और यही राज्य आगे चलकर कटोचों की पहचान बना। इनके शासनकाल में कांगड़ा घाटी का वैभव अद्भुत था। घाटी उपजाऊ थी, व्यापार के रास्ते यहीं से गुजरते थे और सबसे बढ़कर यहाँ था बजेश्वरी माता का मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जहां माना जाता है कि सती का दाहिना वक्ष गिरा था। यानी ये जगह केवल राजनीतिक नहीं, धार्मिक रूप से भी अपार महत्व रखती थी। मंदिर में हर साल लाखों तीर्थ यात्री पहुंचते थे। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, बंगाल, नेपाल तक से लोग माता के दरबार में दान देने आते थे। राजा महाराजा जमीनें चढ़ाते थे, व्यापारी सोना चांदी दान करते थे और आम भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अनाज या सिक्के छोड़ जाते थे। वहीं ये भी कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वे ऐसा करके पुण्य काम अर्जित करना चाहते थे, इसलिए कांगड़ा किले में धन का जमाव होना शुरू हो गया और बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। कहते हैं किले के अंदर 21 खजाने के कुएं बने थे, जिनमें ये दान वर्षों तक जमा होता रहा। हर राजा अपनी फतेह का हिस्सा भी इसी खजाने में जोड़ देता था। इसी वजह से नगरकोट मंदिर और कांगड़ा किला मिलकर एक ऐसा कोष बन चुके थे जिसे पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आर्थिक केंद्र कहा जा सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर में रखे गए सोने और चांदी के वजन का अनुमान लगाना भी कठिन था। कई फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि मंदिर का गर्भगृह चांदी की छत से बढ़ा था और दीवारें रत्नों से जड़ी थी। कहा जाता है कि मंदिर के बाहरी द्वार पर 24 घंटे मशालें जलती रहती थी और पुजारी हर आरती के बाद देवी के सिंहासन के नीचे दान में आए सिक्के डालते थे। ये सब कुछ धीरे धीरे सदियों में जमा हुआ और यही वो संपदा थी जो अंततः विनाश का कारण बनी। साल था 1009 ईस्वी। तब अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहा था। वो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा कहता था और उसका मकसद था भारत के धन से अपने साम्राज्य की तिजोरी भरना। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, हर बार किसी न किसी मंदिर या समृद्ध राज्य को निशाना बनाया। वो 1001 में पेशावर, 1004 में थानेसर, 1008 में सोमनाथ और 1009 में कांगड़ा तक पहुंच गया। उसे खबर मिली कि हिमालय की तलहटी में एक ऐसा किला है जहां के मंदिर में सोना, चांदी और रत्नों के अंबार लगे हैं। यही खबर उसके अगले हमले की वजह बनी। गजनवी ने विशाल सेना तैयार की और कांगड़ा की तरफ बढ़ चला। किला पहाड़ी पर था, दीवारें मजबूत थी, इसलिए महीनों तक घेराबंदी चली। गजनवी ने पहले आसपास के छोटे किलों पर कब्जा किया। जसूर और बांगन का किला पहले गिरा, तब जाकर कांगड़ा का रास्ता खुला। आखिरकार किले की सुरक्षा टूटी और वो दिन आया जब इतिहास ने अपनी सबसे बड़ी लूट देखी। गजनवी ने मंदिरों के दरवाजे तोड़े, देवी देवताओं की मूर्तियां उखाड़ी और खजाने के कुओं को खाली करवाना शुरू किया। इतिहासकारों के अनुसार गजनवी केवल 8 खजाने के कुएं लूट सका, लेकिन सिर्फ इन्हीं से उसे मिला था अपार धन। वो 7 लाख सोने के सिक्के, 28 टन सोने चांदी के बर्तन, मूर्तियां और उपकरण, 8 टन हीरे, मोती और कीमती रत्न। इतना खजाना कि उसे वापस ले जाने के लिए ऊंटों के काफिले बनाए गए। कहा जाता है कि मंदिर की देवी अंबिका की मूर्ति को तोड़कर उसने उससे बाट बनवाए और देवी के स्वर्ण छत्र को पिघलाकर अपने नहाने के टब में ढाल ली। इतिहासकार फरिश्ता ने अपनी किताब में लिखा
कि कांगड़ा की इस लूट ने गजनवी को पूरे साम्राज्य का सबसे अमीर सुल्तान बना दिया। उसने लूटा हुआ खजाना गजनी ले जाकर अपने नागरिकों के सामने प्रदर्शित किया। कहा जाता है कि सिर्फ उस खजाने का तत्कालीन मूल्य था 70 करोड़ दिरहम। अगर उसी खजाने का आज के दौर में मूल्यांकन किया जाए तो ये आंकड़ा 70 से 80 हजार करोड़ रुपए के बीच बैठता है। इतना कि आज के कई देशों का वार्षिक बजट भी इसके बराबर नहीं ठहरता। सिर्फ सोने के हिस्से की ही कीमत लगभग 35 टन सोना माने तो करीब 25 हजार करोड़ और रत्नों की कीमत लगभग 40 हजार करोड़ से ज्यादा, यानी एक अकेला किला कई साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था के बराबर। इतिहास के एक अन्य स्रोत तारीख फरिश्ता के अनुसार गजनवी की सेना को खजाने को ले जाने में 3 महीने लगे थे। हर दिन लगभग 1500 ऊंट और 400 घोड़े सामान ढोते थे। इतना बड़ा कारवां इतिहास में पहले कभी नहीं चला। गजनवी ने इस लूट को अपनी जिहादी फतह बताकर प्रचारित किया, जिससे उसकी धार्मिक और राजनीतिक स्थिति दोनों मजबूत हुई। गजनवी के इस आक्रमण के बाद कांगड़ा की समृद्धि लगभग खत्म हो गई। मंदिर टूट गया, खजाने लूटे गए और लोगों की पीढ़ियों का विश्वास हिल गया। कांगड़ा की घाटी में अकाल पड़ा और दशकों तक ये क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा। लेकिन इतिहास यहाँ नहीं रुका। आने वाली 6-7 सदियों तक कांगड़ा पर बार बार हमले हुए। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक, 1360 में फिरोज शाह तुगलक, 1540 में खवास खान और 1620 में मुगल सम्राट जहांगीर। हर किसी ने यहाँ की बची खुची संपदा पर हाथ डाला। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में लिखा कि कांगड़ा का किला जीतना उसके लिए एक गौरवपूर्ण कार्य था, क्योंकि यह किला कभी किसी मुस्लिम शासक के अधीन नहीं आया था। उसने यहाँ एक मस्जिद भी बनवाई और किले के अंदर मुगल चौकियां तैनात की। और अंत में 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लूट पूरी की जो बची हुई थी। ब्रिटिशों ने किले का सर्वे किया और बचे हुए 5 खजाने के कुओं को लोहे की छड़ों से बंद कर दिया। कहा जाता है कि 1905 के कांगड़ा भूकंप में उनमें से 2 कुएं धंस गए और उनका पता अब तक नहीं चल पाया। फिर सवाल उठता है कि इस छोटे से पहाड़ी किले में इतना खजाना आया ही कैसे? तो जवाब छिपा है हिमालय की उन पुरानी व्यापारिक राहों में। कांगड़ा सिल्क रूट एक प्रमुख पड़ाव पर था, जहां से तिब्बत, लद्दाख, पंजाब और दिल्ली तक व्यापार चलता था। तिब्बत से ऊन, सोना और जड़ी बूटियां आती थी। भारत से मसाले और कपड़े जाते थे। हर गुजरने वाले व्यापारी से चौकी कर यानी टोल टैक्स लिया जाता था और कई व्यापारी मंदिर में दान देकर अपनी यात्रा की सुरक्षा मांगते थे। कटोच राजाओं ने इस दान को सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक आर्थिक प्रणाली बना दिया था। हर साल का हिस्सा खजाने में जोड़ा जाता और हर युद्ध की जीत में मिली संपत्ति भी वहीं रखी जाती थी। बाकी इतिहास में ये लूट एक सबक बनकर रह गई, मगर इसके बावजूद भी कटोच वंश मिटा नहीं। वो राजवंश जिसने इस किले पर सदियों तक राज किया, आज भी भारत का सबसे पुराना जीवित राजवंश माना जाता है। हर पीढ़ी ने खजाने में अपना हिस्सा जोड़ा, हर राजा ने इस मिट्टी की विरासत संभाली। कांगड़ा आज भले शांत है, पर उसकी दीवारों पर अभी भी इतिहास की गूंज है और ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं बल्कि उस भारत की है जिसे सदियों तक लूटा गया लेकिन जो कभी टूटा नहीं।